इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आपका दिमाग भटकेगा तो 10th की हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है वो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स इसमें मिक्स है। लेसन थर्ड में क्या है, उसमें उतना मिक्स नहीं है, और प्रिंट कल्चर भी इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन बाकी जो है ना उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। लेसन फर्स्ट आपका बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, कारण कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए इसे मुझे और भी अच्छे से पढ़ाना ही होगा और आपको पढ़ना पड़ेगा वो चीज। जसमीत आरती, ठीक है, अभी सब लोग आ गए हैं तो मैं शुरू करूं। तो अटेंडेंस ले रहा था मैं। सुलभ, बस इतने लोग हो ना? रिजल्ट मिल तो रहा है शायद। हाँ तो रिजल्ट मिल तो रहा था। अच्छा सर से पूछ के बताएंगे, ठीक है ना? हाँ मुझे लगता है कि महिमा भी टॉपर है, और 97 मार्क्स है, 96 से 7 है, कितना है? कौन गई महिमा, कितना है उसका मौसमी का? महिमा, अरे महिमा, ऑन करिए माइक। हाँ बोलिए। Why they are not supported? वेरी हार्श, कह सकते हैं बहुत ज्यादा कठिन उन्होंने जो कंजर्वेटिव लगाए हुए थे, जिसमें कि सारा का सारा पावर्स दे रखा था, फ्यूडल सिस्टम उन्होंने लागू कर दिया था। तो वो उन्होंने 1815 में कैसे चेंज किया खुद को, क्यों चेंज करने की आवश्यकता पड़ी? क्वेश्चन मेरा यही है। देखिए क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पर लिख के बताया करिए। चलिए इसका आंसर आपको मिल जाएगा 2.3 में, पेज नंबर 10। नेपोलियन, इसका देखो मेन रीजन क्या था कि नेपोलियन जब एंट्री किया था, देखो नेपोलियन से जो पहले का फेज था उसमें लुइस 16 या फ्रांस में या यूरोप के जितने भी लोग थे, ठीक है ना, वो लोग मोनार्की को अपने मोनार्की के अंडर वो क्या करते थे, सारा पावर्स रखते थे, क्योंकि वहां पे दो ही टाइप के सिस्टम थे। एक था आपका जो सोसाइटी थी वो दो टाइप की थी, एक था एरिस्टोक्रेसी और दूसरा था पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री, पीजेंट्स लोग जो थे यही दो सोसाइटी थी। लेकिन जब एक गरीब और एक अमीर था तो अमीर हमेशा गरीब को दबाया। लेकिन जब नेपोलियन की एंट्री वहां होती है, ठीक है, नेपोलियन की जब एंट्री होती है तो वो बहुत सारे चेंजेस करता है, बहुत सारे बदलाव करता है, जितने भी टैरिफ, मतलब एक बात करें तो आप देखेंगे सिविल कोड उसका है 18। अच्छा तो व्हाट इज कोड, सिविल कोड 1804? किसी की याद है? व्हाट इज सिविल कोड 1804 बोलिए, जसमीत। 1804 का मेन मकसद क्या था जसमीत? महेश, माइक ऑन करिए महेश। 1804 में क्या था ये बताइए, सिविल कोड 1804 का क्या मतलब था? देखिए क्वेश्चन पूछेंगे और आप जवाब देंगे तो सही गलत से अंदाजा लगेगा ना कौन क्या कर रहा है। जसमीत, आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन, आप अभी 1804 सिविल कोड आप देख सकते हैं, किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जिसे 1804 में उसने क्या किया था, 1804 में उसका सबसे इजी नेपोलियन कोड के नाम से था। इसमें इसने इसने कहा था कि प्रॉपर्टी आप सिक्योर कर सकते थे, बर्थ के थ्रू जो इसका
क्या कहा था, बर्थ में जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ थे उसने उसको खत्म कर दिया था, ठीक है ना। जो इंडस्ट्री वगैरह थे, जो व्यापारी, जो ट्रेड वगैरह थे, उसमें उन्होंने बहुत छूट दी थी, ठीक है ना। इसकी एक प्रॉब्लम मात्र थी, वो प्रॉब्लम क्या थी कि इसने सेंसरशिप लगाया हुआ था। सेंसरशिप मतलब इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, आप बोलोगे इसके खिलाफ तो मार देगा आपको। कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू इसने सेंसरशिप लगाया हुआ था। तो नेपोलियन कोड में यही सब था। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में इसने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए थे, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं मोनार्की सिस्टम जब था, उसके बाद जब नेपोलियन आया, वो भी एक अलग तरह का डिक्टेटरशिप था, लेकिन इसमें उसने बहुत सारे सुधार किए थे। और यही सब देखकर जो 1815 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ, वार ऑफ वाटरलू हुआ, जिसमें कि नेपोलियन हार गया था, और इसमें जो हराने वाले देश थे वो थे ऑस्ट्रिया, रसिया, ब्रिटेन एक्सेट्रा, कुछ ये सब कंट्री थी मिलकर हराई थी। तो उससे बोर्बन डायनेस्टी वापस आ गई। जब बोर्बन डायनेस्टी वापस आ गई तो उनको दिमाग में ये आया कि ये क्या है, मतलब क्या हो सकता है इसका, मतलब कि नेपोलियन ने सुधारा तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ बदलाव करने चाहिए, ठीक है ना। पहले वो बहुत प्रताड़ित करते थे, लेकिन जब नया कंजर्वेटिव आया वाटरलू के युद्ध के बाद, तब उसने भी कुछ बदलाव किए। उन्होंने माना कि इसकी जरूरत है, तो वो क्या था 1850 में आपको इसमें दिया हुआ देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें आपका एक अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जलवायु क्या है। जलवायु बताइए। रजत, वैभव, वैभव, हाँ, जलवायु बताइए, जलवायु क्या है। जलवायु बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बताइए। अच्छा ठीक है, अरे यार ऐसे मत कहिए आप लोग। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है, महिमा है कि नहीं, आरती। आरती, अब मुझे बताइए कि अ, जलवरायन को किसने बनाया था, किन लोगों ने बनाया था, जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड, न्यू मिडिल क्लास के जो लोग थे उस जगह के, न्यू मिडिल क्लास ने ही जलवरायन ग्रुप बनाया था, ये आप लोग याद रखिएगा। वीडियो मैंने भेजा था तो उसमें यही सब थोड़ा सा बताया था, उसमें चर्चा, क्योंकि 5-6 मिनट की वीडियो में मैं कितना बता पाऊंगा। वैसे भी मैंने आज की एक वीडियो बनाई है, जो मैं आपको सेंड करूंगा। वो वीडियो है बेस्ड है आपके इस पे गुसेप्पी मैजिनी पर। गिuseppe मैजिनी जो है उसी बेस्ट वीडियो वो मैं सेंड करूंगा क्लास को होने के बाद। न्यू मिडिल क्लास ने जलवरायन बनाया था। जलवरायन बनाने का मेन मकसद क्या था उनका, टैरिफ बैरियर जो थे उनको खत्म करना, करेंसीज जो वहां पे 28 से 30 थे उसको खत्म करना, वहां पे दो करेंसी को लाना, और और क्या था, दो, चलो दो बहुत है, ठीक है ना। और अब कोई कंट्री पूछेगा न्यू मिडिल क्लास का, तो उसमें आप देखो लिखा है इन 1834 द कस्टम यूनियन आर जलरायन एक कस्टम यूनियन था, ठीक है ना। कस्टम जलरायन वाज फॉर्म्ड एट इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया यानी प्रशा एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट। देखो, प्रशा और जर्मन स्टेट के कुछ लोग थे जो मिडिल क्लास में थे, इन लोगों ने मिलकर ये फॉर्म किया था। ये न्यू मिडिल क्लास में अगर कोई कंट्री पूछेगा तो आप इन सब कंट्री का नाम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है अबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स, जो भी रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज, द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फॉर द स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, इन्होंने ये भी किया था। और फिर उसके बाद इकोनॉमिक को इन्होंने क्या किया था, काफी ग्रोथ किया था इन्होंने। तो ये आपका चैप्टर है, इसमें अगर समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं वन बाय वन। एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा स्वीकृति से। वो क्वेश्चन है कि मैग्यार क्या है, मैग्यार, स्वीकृति, मैग्यार, व्हाट इज मैग्यार। स्वीकृति, व्हाट इज मैग्यार। स्वीकृति मोबाइल ऑन करो अपना।
ढूंढ रही है अभी। नीतू बोलिए, गलत से ही बोलिए, मैग्यार क्या है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस पे। अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज मैग्यार, तो क्या बोलोगे आप? अरे तुम लोग तो बोलते, ये मैग्यार एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज भाषा है, ठीक है। हाँ अभिषेक, क्या हाथ उठाया तो था। मैग्यार एक भाषा है, जो कौन बोलते थे? हंगरी के लोग बोलते थे, आधा हंगरी मैग्यार बोलता था। थोड़ा पढ़िए आप लोग। चलिए एक बार फिर से मैं द रिवोल्यूशनरीज पढ़ाऊंगा, कारण कि अभी आरती ने कहा उनको समझ नहीं आया। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815, ठीक है ना, 1815 के आसपास क्या हुआ था कि 1815 के आसपास द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रो मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। एक कह सकते हो कि एक डर था लोगों के अंदर। और वो किस बात का डर था? वो डर था कि उसमें क्या हुआ था जनरली, कि उसी वक्त तुम्हारे जो युद्ध बोरबन डायनेस्टी था वो एक बार, ठीक है, जब वो बोरबन डायनेस्टी वापस आ गई थी, तो उस समय मतलब मोनार्की सिस्टम आ गया। जब मोनार्की सिस्टम आ गया तो राजा का शासन था। तो इस वजह से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड वो क्यों हो गए थे? कारण उनका मात्र इतना था कि अगर वो पकड़े जाते तो बहुत मारते सब। मतलब जो राजा थे ना, उनको जनरली वो राजा क्या करते कि बंदी बना लेते या फिर फांसी में लटकाते। तो इस डर से जो नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है ना। मतलब उनको डर था कि रिप्रेस हो सकते हैं, दबाया जा सकता है उनको, मतलब उनका दमन हो सकता है। अब सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train the revolutionaries and spread their ideas. देखो, जो अब बहुत सारे यूरोपीय कंट्री में आप देखेंगे उस समय कि जो रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेंड करने के लिए, ठीक है ना, उनके और विचारों का थॉट्स थे उनको बहुत फैलाने, थॉट्स को फैलाने के लिए बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे गुप्त संगठन, सीक्रेट क्या है, बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है ना। To be revolutionary at this time meant commitment to oppose monarchical forms and had been established after the Vienna Congress at a fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom. इसका मतलब इसमें ये बताया गया कि जो उस समय जो रिवोल्यूशन का मतलब क्या था, क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या था? उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब ये था कि जो भी मोनार्कियल सिस्टम है, जो भी राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं, उनका विरोध करना, ठीक है ना। उनका जो मोनार्की सिस्टम है, जो इंसान उस मोनार्की सिस्टम का विरोध करता है उसे क्रांतिकारी कहा जाता था। समझ गए? और ये क्या हुआ था, वियना जो संधि हुई थी, वियना सम्मेलन के बाद जो स्थापित हुई थी। अब वियना संधि कब हुई थी बताओ? ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था? ईयर बताओ कोई, यार तुम बोलते क्यों नहीं? कोई एक बताओ, ट्रीटी ऑफ वियना किस ईयर में हुआ था? 1815। हाँ ठीक, गुड, धन्यवाद। बोल दिया करिए, ठीक है। अब इसमें क्या था कि वियना संधि के दौरान जो भी
जो क्या बोलते हैं, वीना संधि में जो भी राज्य उन्होंने स्थापित किया था, ठीक है, जो मोनार्की सिस्टम वापस आए थे, वहां पर अगर हम जाकर विरोध करें तो हमें लोग क्या कहेंगे, क्रांतिकारी कहेंगे। वही बात इसमें कहा जा रहा है। और उनके अगर उनके क्या है आगे, स्टेब्लिश आफ्टर द वीना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। और उन फाइट फॉर मतलब वो लड़ा, मतलब संघर्ष की, किसके लिए संघर्ष किए, फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी और फ्रीडम के उन्होंने क्या किया, काफी संघर्ष उनका स्टार्ट था। और ज्यादातर जितने भी रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी जितने भी थे, वो नेशन स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट यानी राष्ट्र राज्य की स्थापना को आज कोई को आजादी का सबसे बड़ा हिस्सा मानते थे। मतलब एक संघर्ष जो चल रहा था उसमें नेशन स्टेट अगर स्टेब्लिश हो जाए तो उनमें सबसे बड़ी जीत उनकी थी। मतलब मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज, जो ज्यादातर क्रांतिकारी थे, आल्सो saw the creation of नेशन स्टेट। मतलब उनका विरोध, उनका मोनार्की सिस्टम का विरोध करना ही लक्ष्य नहीं था, बल्कि उनका ये भी लक्ष्य था कि वो नेशन स्टेट को क्रिएट करें, बनाए, मतलब एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फ्रीडम में उनका ये बहुत ही आवश्यक पार्ट था। कौन सा पार्ट, कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन। समझ में आया या नहीं? आरती, आरती समझ में आया? विरोध करने के साथ साथ नेशन स्टेट का क्रिएशन, मतलब कि नेशन स्टेट को क्रिएट करना भी उनका एक उद्देश्य था। ये था रिवोल्यूशनरीज। ये कंप्लीट हुआ। अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हाँ, रिवाइज करेंगे। कौन पूछा? विशाल। वैभव, आप चिंता न करें, थोड़ा सा ये हम रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग में। एक बार ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ये पढ़ लेते हैं, फिर इसका दोबारा भी इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस छोटा हो चुका है। हम लोगों ने ज्योग्राफी का मोस्ट ऑफ द पार्ट मोस्टली कवर कर लिया है, ठीक है ना? तो ज्योग्राफी खत्म ही है। हिस्ट्री को मैं 2 बार पढ़ाऊंगा, कारण कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है ना? फिर टेस्ट लूंगा, बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक? तो मैं विशाल, आप चिंता ना करें, मैं दोबारा बताऊंगा इसको। हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री में क्या करना है। आप थोड़ा सिलेबस चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है कि पहला चैप्टर आपको पढ़ना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है? क्लियर? दूसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, ये तो पहले भी कटा था, अब भी कटा है। तीसरा था इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया। यही 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और ये 2 चैप्टर आपको रट लेना है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप पढ़िए किताब, उसके बाद सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ बना के कहेंगे तो सेंड करूंगा। ये है, किताबें सारी रखी हुई मेरे पास, उसके आंसर्स भी हैं और क्वेश्चन भी है। मैं सब कुछ सेंड करूंगा आपको, आप लिख लीजिएगा, ठीक है? ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं। अब मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में से ये प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ड कर चुका है। ये मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड शायद पढ़ाना है। ये मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो 2 चैप्टर इसमें से कोई एक पढ़ाना है, यानी हम पढ़ाएंगे आपको द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड। तो मात्र आपको पढ़ना है पहला, तीसरा और चौथा, 3 पढ़ने हैं हिस्ट्री में। समझ आया? ज्योग्राफी में आपको लेसन 5 जो है, देखो 3 तो ऐसे भी कटे थे, देखो बता रहे हैं 2-3 कटे हुए थे, ठीक है? तो लेसन 5 भी कट चुका है। मिनरल जो पढ़ाने वाला था, मैं स्टार्ट करने वाला था, याद है ना? मिनरल, वो मिनरल मुझे नहीं पढ़ाना है। हाँ, मैपिंग लेकिन हमें सबका करना है। मैपिंग में आपको, अब स्कूल तो है नहीं, कोई बात नहीं, स्कूल नहीं खुलेगा तो मैपिंग स्टार्ट करेंगे। ये खत्म कर ले, हिस्ट्री ये लेसन खत्म कर ले और 3rd लेसन खत्म कर ले, तब जाके मैपिंग स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स। सिविक्स में एक भी नहीं कटा है, बस वही एक है शायद जेंडर सेक्स करके है, वो चैप्टर कटा है उसमें। सिविक्स में एक कटा है वो, और इकोनॉमिक्स में
कंज्यूमर राइट्स है वो कटा हुआ है, वो तो पहले भी नहीं थे। अरे हिस्ट्री कट गया, जान में जान आ गई, समझे? मेन आपका हिस्ट्री था जो बहुत बड़ा था। आगे देखते हैं, आइए अब देखते हैं कि गुसेपी मैजनी एक क्वेश्चन पूछ सकता है और आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया भी है। वो क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन गुसेपी मैजनी, ठीक है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ये भी है, व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरी क्या बोले, ये बड़ा कठिन वर्ड है, रिवोल्यूशनरीज बोलते हैं, टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी among the French people। इसका आंसर आरती दीजिए तो। What step did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? आरती। Sir, we have to describe the changes which were taken during the French Revolution. No, in this question you have to tell that there is something happened inside the human beings are in Europe, of Europe, that they felt that there is something that we should fight against the monarchy system. So which type of things that has been created inside the human beings, that you have to tell us। कहने का मतलब कि हमारे अंदर देश की भावना जागृत हुई, तो वो कुछ कारण थे, तो वो कारण क्या थे? पढ़े नहीं, मैं आपको बताऊं आंसर कहाँ है इसका, याद है? ले सिटियन, ला पेट्रे, याद है कुछ? ट्राई कलर फ्लैग्स। आरती। Yes, sir. Many changes were there. That's why the people. ओके ओके, हाँ ये राइट आंसर, बट राइट आंसर क्या बोले? द आंसर विल बी इन पेज नंबर, मैं आपको बता दूं पेज नंबर, आप खोलिएगा चैप्टर पेज नंबर 5, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसमें आपको ये देखो लिखा है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस various measures and practice that could create a sense of collective identity। अब याद आया कुछ? वो कौन कौन से थे? ले सिटियन, ला पैट्रे, द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, एवरीथिंग। देखो, a new French flag tricolor was chosen replace the former royal standard, स्टेट जनरल इलेक्टेड, नेशनल असेंबली बनाया गया था, न्यू हैंड्स गाया गया था और ओथ वर टेकन, तो ये सब चीजें थे, नेशनल एंथम गाया गया था। तो ये सब चीजें थी जो कि एक इंसान के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को शो किया था, समझे? अब आगे देख लेते हैं, गुसेपी मैजनी के बारे में मैं बता चुका हूँ, नहीं तो मैं थर्ड वो चैप्टर शुरू करता हूँ इसका। मैं ऐसे नॉर्मली इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ये जो मैजनी साहब थे, ये इटली की यूनिफिकेशन में इनका सबसे बड़ा रोल था, एंड ही वाज बोर्न इन 1807 इन जेनेवा, ठीक है ना? जेनेवा में बॉर्न हुआ था, एंड ही फाउंड, मतलब ही बिकेम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कॉर्नबरी के 6 मेंबर बने थे। और फिर 24 में क्या, जब वो 24 साल के थे, देन व्हाट हैपेंड that he became the part of revolution and he had, क्या बोला, इनको एग्जाइल कर दिया गया, इनको बाहर भेज दिया गया, देशद्रोह का मुकदमा चला के इनको देश निकाला दे दिया गया था, ठीक है ना? और फिर इन्होंने यंग इटली, मार्शलिस में इन्होंने यंग इटली और बर्न में इन्होंने यंग यूरोप को स्टैब्लिश किया था। और इनके माइंड के कौन से लोग थे, इनके थॉट्स को मानने वाले कौन कौन थे?
पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के लोग इनके थॉट्स को मानते गए और इनके साथ जुड़ते चले गए। और मैजनी का ऐसा विश्वास था, मैजनी बिलीव दैट अ गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का एक राष्ट्रीय इकाई कौन है? राष्ट्र है। उनका भरोसा था कि मनुष्य का जो ह्यूमन बींग्स है, उनकी जो यूनिट है, वो क्या है? यूनिट ऑफ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस। गॉड ने ये स्वीकार किया कि ह्यूमन बींग्स ही क्या है, उनके एक नेचुरल यूनिट है। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये भी कहा कि हम एक छोटे से टुकड़े, जमीन के टुकड़े पर रहना पसंद नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको एक कर एक बड़े राष्ट्र की स्थापना करेंगे। ठीक है। फिर दिस यूनिफिकेशन एलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। ठीक है। अब इन्हीं का बोले तो देखा देखी पाप, देखी देखा पुण्य होता है। तो इन्हीं का देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, मैजनी relentless opposition to the monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives। उनकी ये विचारधारा कि हमें नेशन स्टेट को बनाना है और एक राज्य या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनानी है, ये थॉट्स की वजह से क्या था कि वहां पर जो रहने वाले कौन थे? कंजर्वेटिव्स थे, वो डर गए थे। ठीक है। अब जब वो डरे थे तो ड्यूक मेटरनिक डिस्क्राइब him as a most dangerous enemy of our social order। क्या कहा था? क्योंकि ड्यूक मेटरनिक कौन था? नीतू, मेटरनिक का नाम मुझसे, मेरे मुंह से सुना था आपने? मेटरनिक कौन था? Who was मेटरनिक? नीतू। इसके बाद रॉजर, बोलिए। कान खोलो नीतू। Dangerous enemy. हाँ Sir, he was Austrian chancellor. ठीक है ऑस्ट्रियन। उसने क्या किया था? उसका मेन रोल क्या था? ट्रीटी ऑफ वियना नहीं हुआ था, संधि हुई थी, वियना की संधि, उसको लीड किया था। पता है नहीं? वियना की संधि को उसने लीड किया था। अच्छा, हाँ, वेरी गुड आरती। आरती का सही है कि होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना। बस यही हमारे पूछने का मकसद यही था। पूछ सकता है ना कि ट्रीटी ऑफ वियना कौन लीड किया था? तो कई देश थे तो उसमें ड्यूक मेटरनिक था। ड्यूक मेटरनिक ही वापस लाया था, किसको लाया था वापस? बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया था, मतलब सभी कंट्री मिलकर। ठीक है। अब कहिए तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर दूं, अभी सॉल्व करेंगे इसको और लिखकर दिखाएंगे। वैभव और विशाल बताइए, अभी भेज दे रहे हैं क्वेश्चन, बोलो तो। भेज दीजिए। चलो मैं अभी ग्रुप में सारे मैसेज क्वेश्चन डाल रहा हूँ। उस क्वेश्चन वही डालूंगा जो तुम्हें आएगा, जो जहां तक मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। जिसमें देखो, अगर मैं लिख भी दूंगा और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। तुम्हारे एक्सरसाइज यानी पेज नंबर 28 का जो क्वेश्चन है, पहला गुस्पी मैजनी, आपको ये लिखना है। ठीक है, ए लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन लिखना है, और आपको पहला यानी गुस्पी मैजनी, पांचवा और दूसरा। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। गुस्पी मैजनी शॉर्ट नोट लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक द क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, ये दूसरा क्वेश्चन है। और ये तीसरा क्वेश्चन आपका है जो इसमें पांचवा है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर इफिशिएंट इन द टेरिटरी रूल्ड बाय हिम। ये तीनों क्वेश्चन आप करके आएंगे, मतलब करके आप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पे या जब भी मैं किसे भेजेंगे आप लोग, मैं देखना चाहूंगा। कल मुझे दिखाइएगा, मैं वीडियो ऑन रहेगा तो वीडियो में दिखाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट दीजिएगा, 1 बाय 1 करके मैं चेक करूंगा। ठीक है।
या मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप जवाब देंगे, ठीक है? अरे बोलोगे? महिमा कहाँ थी अभी तक? घूम रही थी। महिमा, महेश, आप लोग थे कहाँ पर? नेटवर्क से छूट गए थे क्या? पहला एक्सरसाइज पेज नंबर 28 का पहला रेसिपी इमेजिनी आपको करना है। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कल चेक किया जाएगा, ठीक है? हाँ या ना बोल दो ना, मैसेज टाइप कर दो, बहुत बोल दो कुछ। हाँ गुड। महिमा को आवाज, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो परेशान मत होइएगा, करने के बाद मैं आपको उसके आंसर्स भी सेंड कर दूंगा, ठीक है? जय हिंद एवरीवन एंड गुड लक।